हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। आज आपकी फर्स्ट क्लास है, क्लास 11th में। आज की क्लास में हम जो बात करेंगे वो होगी एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक मास की और मॉलिक्यूलर मास की। ये तीन बातें हम आज की क्लास में करेंगे। हालांकि आप जब ये चैप्टर खोल कर देखेंगे फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, तो ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। ये टॉपिक आपको क्लास 11 की फर्स्ट चैप्टर की केमिस्ट्री में नहीं मिलेगा। पर इस टॉपिक के बिना फर्स्ट चैप्टर में आपको कई जगह प्रॉब्लम आ सकती है। इस चैप्टर को छोड़ो, पूरी केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर इस टॉपिक में आपकी थोड़ी सी भी कमजोरी है तो। बेटर ये रहता है कि आप स्टार्टिंग में आए, आपके पास इतना समय है तो आपको ना बेसिक चीज़ें कर रहे हैं। ये जो बेसिक चीज़ें आपको टेक्निकली देखा जाए क्लास 9th में करा देनी चाहिए थी, क्योंकि क्लास 9th में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का टॉपिक आता है। नहीं किया कोई बात नहीं, आज हम इसको कर देंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, विमल सर। शुरू करते हैं क्लास। देखिए, जब हम बात करते हैं एटम की, एटम में कुछ रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। सबसे पहले ये उसका सिंबल। ये सिंगल लेटर भी हो सकता है, दो लेटर भी हो सकता है। सिंबल में जो लेफ्ट साइड में नीचे लिखते हैं इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। जो लेफ्ट साइड में ऊपर लिखते हैं इसको कहते हैं एटॉमिक मास। जो राइट साइड में नीचे लिखते हैं इसको कहते हैं एटॉमिसिटी। सारा बताऊंगा। इसको कहते हैं एटॉमिसिटी। और जो राइट साइड में ऊपर की तरफ लिखते हैं इसको कहते हैं चार्ज। यानी कि एक एटम में चार चीजें होती हैं जो सिंबॉलिकली पूरे वर्ल्ड वाइड सेम चलती हैं। मतलब ऐसा नहीं है इंडिया में कुछ और कर रहे हैं, बाहर जाके कुछ और सेम चलेगा। अब अगर मैं इनके नाम लिखूं तो इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर एटम न्यूट्रल है तो एक जो इस साइड लिखा जाता है इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर मैं इसका छोटा सा एग्जांपल दूं तो मैं लिख सकता हूं कार्बन सिंबल 6 उसका एटॉमिक नंबर। एक और एग्जांपल दूं तो आर्गन सिंबल 18 उसका एटॉमिक नंबर। पहली चीज क्लियर होगी बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं इस लेफ्ट साइड में लिखे बी की। ये जो बी है इसको कहते हैं एटॉमिक मास। आपने 9th क्लास में रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा। रदरफोर्ड मॉडल में एक बहुत बढ़िया बात थी जो उसने करी थी कि द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड विद इन द न्यूक्लियस। मतलब उसने कहा था कि एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस के अंदर है। इसीलिए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हर चीज को उस एटम के मास में कंट्रीब्यूशन के लिए माना जाता है। उसको एटॉमिक मास मान लिया जाता है। तो एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो होंगे ही होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। ये एटॉमिक मास है। यानी कि एटॉमिक मास में हर वो चीज आ रही है जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर। एटम के न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इन दोनों के सम को हम नाम कर देते हैं एटॉमिक। क्या तो क्लियर होगा? अगर मैं इसको इधर लिखूं तो ये जो 12 है ये कार्बन का एटॉमिक मास हो गया। हालांकि कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं, ये आपने पढ़े होंगे। 6 है तो यहाँ 14 भी हो सकता है। ये एटॉमिक मास, आइसोटोप, डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर। अब नॉर्मली बच्चे के जहन में ये होता है कि एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक मास डबल होगा। ये गलतफहमी दिमाग से निकालने में। अगर मैं आर्गन का 18 है तो डबल के बाद
36 लिखना चाहिए। अगर एक भी ऐड कर दूं तो 37 38 होना चाहिए। पर आप हैरान होंगे इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 40। डबल छोड़ो, डबल से एक ज़्यादा छोड़ो, डबल से दो, डबल से चार ज़्यादा है, डबल से चार ज़्यादा है। हाँ, अगर एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर दूं, दिस माइनस दिस कर दूं, तो क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस कर दूं, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। यानी कि अगर मैं b माइनस ए कर दूं, b माइनस ए कर दूं, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि अगर मैं 12 माइनस 6 कर दूं तो हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, 6। अगर मैं 14 माइनस 6 कर दूं, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, 8। अगर मैं 40 माइनस 18 कर दूं, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, 22। तो न्यूट्रॉन्स की भी जानकारी आ रही है, प्रोटॉन की भी जानकारी आ रही है, इलेक्ट्रॉन की भी जानकारी आ रही है। अब बात करते हैं जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं। अगर ये O है, O तो एटम हो गया, जो यहाँ लिखते हैं ना ये एटॉमिसिटी होती है, मतलब O के दो एटम, एटॉमिसिटी 2, ये भी 9th क्लास का टॉपिक है, एटॉमिसिटी 2। अगर मैं P लिखूं, ये फॉस्फोरस है, ये मॉलिक्यूल हो गया, नाउ दिस इज एटॉमिसिटी 4, ये एटॉमिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे S है 8, एटॉमिसिटी कितनी होगी, 8, ऑक्टा एटॉमिक। सल्फर कभी कभी 6 में भी होता है, S 6 में होता है सल्फर। तो राइट साइड में जो लिखा जाएगा उसको क्या कहते हैं मेरे बच्चों, एटॉमिसिटी। और जो राइट साइड में ऊपर लिखा जाता है, इट रिप्रेजेंट चार्ज, इसको चार्ज कहते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहां पर कुछ नहीं लिखा, तो न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, इसको चार्ज कहते हैं। अब जैसे ये है, तो दिस इज -2 चार्ज, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, किससे, प्रोटॉन से। हाउ विल यू रीड दिस, इसको तो छोटा बच्चा भी पढ़ लेगा, O2 माइनस, पर 11वीं क्लास का बच्चा इसको कैसे रीड करेगा, इट इज हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन मोर देन प्रोटॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इस पर कितना नेगेटिव ज्यादा है, 2 नेगेटिव ज्यादा है। नेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसके मुकाबले, प्रोटॉन के मुकाबले। अगर मैं यूं लिखता हूं तो इसका मतलब है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं प्रोटॉन के मुकाबले। समझ आ गई बात। तो अगर मैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाऊं, कभी जरूरत पड़े तो मैं कहूंगा इसके प्रोटॉन से 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ज्यादा क्या है, इसकी इक्वेशन समझ में कैसे बना दी मैंने, समझ आया। यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कितने ज्यादा है, ये तो मतलब है इसका। तो जो बच्चा इसको रीड करना चाहता है वो इक्वेशन बनाना जानता है, फिर तो व्हाट पॉइंट। अब जैसे ये है Mg2+, अब इसका मतलब है कि इसके पास 2 प्रोटॉन ज्यादा है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। या कह सकते हो इसके इलेक्ट्रॉन 2 कम है, किससे, प्रोटॉन से, जो आपका मन करे, जो आपका मन करे। अब जैसे ये है Al3+, यानी कि इसके पास 3 प्रोटॉन ज्यादा है, किससे, या कह सकते हो इसके इलेक्ट्रॉन 3 कम है, किससे, जो आपका मन करे। इक्वेशन तो बना ही लेंगे ना दोनों बातों से, इन दोनों बातों को बोल के मैं इक्वेशन का रूप तो दे सकता हूँ, क्लियर बात। तो एक एटम के चारों पैरामीटर्स क्लियर हो गए कि भैया किस तरफ क्या लिखा होता है। ये बेसिक केमिस्ट्री जो 9th क्लास में हम एज्यूम करते हैं। अब बात आती है कि सर अगर ये बेसिक है और चैप्टर का नाम भी बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो ये टॉपिक एनसीईआरटी में क्यों नहीं है, ये आर्गुमेंट बच्चा करता है, सर एनसीईआरटी में क्यों नहीं है, उसका भी मैं लॉजिक देता हूँ। अगर आप 2020 कोविड से पहले का समय देखें, क्लास 9th में एक टॉपिक हुआ करता था मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के लिए कराना पड़ता था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। कोविड के बाद मोल कंसेप्ट डिलीट हो गया, आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने शायद 9th पढ़ी है 2023 में, मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ा।
अब 11 के एनसीईआरटी की बात करते हैं। अब 11 की एनसीईआरटी को तो नहीं पता ना कि ये बच्चा 9th क्लास में मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ के आया, ये बच्चा 9th क्लास में एटॉमिक मास नहीं पढ़ के आया, ये बच्चा 9th क्लास में मॉलिक्यूलर मास नहीं पढ़ के आया। उसने तो 11वीं की किताब 11वीं के हिसाब से बना दी। 2006 में ये एडिशन आया था जो एनसीईआरटी की किताब आप खोल के बैठे, तो 2006 से यही चल रही है। तो 2006 में तो 9th क्लास में कौन सा टॉपिक रहा होगा, मोल कंसेप्ट, तो उसने तो अपने हिसाब से सही एनसीईआरटी बनाई। तो आपने अगर 9th में नहीं किया, 11th के एनसीईआरटी में नहीं है, तो 11th में पढ़ाने से पहले आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाए, ये फर्स्ट किसका बनता है, टीचर का बनता नहीं बनता। तो ये मत देखना कि सर मेरे फलाने टीचर ने तो कराया नहीं, सर मेरे स्कूल के टीचर ने तो कराया नहीं, सर यूट्यूब पे मैंने 100 वीडियो छान लिए, इस चैप्टर में ये टॉपिक तो किसी ने कराया नहीं। ना कराया कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी भलाई के लिए करा रहा हूँ कि आपकी 12th 11th सब स्ट्रॉन्ग हो। और आप चेक कर लेना डिफरेंस। आप मेरी क्लास करने के बाद जब देखेंगे दूसरे बच्चे परेशान होने तो आपको पता चल जाएगा कि सर की दी गई फर्स्ट क्लास में बहुत डिफरेंस था जो क्रिएट हुआ हमारे। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा एफर्ट कर लेगा। ये बस सोचो कि एनसीईआरटी नहीं सर क्यों करा रहे, ये कराना पड़ेगा क्योंकि 9th में नहीं करके आए। सच बताओ, मोल कंसेप्ट पढ़ के आओ, 9th क्लास में नहीं पढ़ के आए, कर लो। ठीक है, कर लो। हाँ जी, अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की। एटॉमिसिटी की बात इस लेक्चर में नहीं करूँगा, चार्ज की बात मैं इस लेक्चर में नहीं करूँगा। अगर मैं फोकस करूँगा तो सिर्फ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। देखो ज़्यादातर मैं देखता हूँ बच्चों को एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लर्न होते हैं। अगर नहीं है तो आप करेंगे कहाँ तक, 1 से लेके 20 तक तो करेंगे। यानी कि सीबीएसई आपसे उम्मीद करती है कि बच्चा 1 से लेके 20 तक नंबर और मास तो याद कर ही ले कम से कम। उसके बाद देंगे आप, सीबीएसई भी देगी, जेईई भी दे देगा, क्या टेंशन नहीं। पर 1 से लेके 20 तक याद करने बनते हैं। 1 से लेके 20 तक मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिखो। H11 का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। इसका ही मतलब आप समझ लें इस बात को। हीलियम नंबर, मास, लिथियम नंबर, मास 7। बेरिलियम नंबर, मास डबल जीरो। बोरोन नंबर, मास डबल जीरो। कार्बन नंबर, मैं मोस्ट स्टेबल का लिखूंगा जो एवरेज भी इतने आता है। कार्बन के बाद नाइट्रोजन नंबर, मास। ऑक्सीजन नंबर, मास। क्लोरीन नंबर, मास डबल नहीं हुआ, डबल नहीं हुआ। नियन नंबर, मास। सोडियम नंबर, मास डबल नहीं हुआ। मैग्नीशियम नंबर, मास डबल है, ज्यादातर आप देख रहे हो डबल है। एल्यूमिनियम नंबर, मास डबल नहीं है, मास। सिलिकॉन नंबर, मास। फास्फोरस जरा ध्यान देंगे, डबल नहीं हुआ। सल्फर नंबर, मास डबल हो गया। क्लोरीन नंबर, हालांकि इसका मास 35 भी होता है, इसका मास 37 भी होता है, पर आप इसका मास एवरेज लेते हैं, इसका एवरेज मास आता है 35 पॉइंट। ये एवरेज मास लेते हैं, ध्यान रखना। एवरेज मास का मतलब क्या है मैं आपको यहाँ से तीसरे लेक्चर में बता दूंगा। नेक्स्ट, आर्गन। अभी बताया आर्गन का मास कितना था, अभी लिखा था मैंने। पोटाशियम 19, 39, कैल्शियम 20, 40। देखो बच्चे, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बताता है मुझे कि बच्चों को नॉर्मली एटॉमिक नंबर तो याद होते हैं, बच्चा फंसता एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास आपका आसान कर देता हूँ निकालना, एटॉमिक मास आसान कर देता हूँ, क्योंकि एटॉमिक मास में एक छोटी सी ट्रिक है। छोटी सी ट्रिक ये है कि ज्यादातर इवन वालों का मास डबल है और
ज्यादातर ओड वालों का मास डबल से एक ज्यादा है, पर इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। इवन में जो एक्सेप्शन है वो एक तो बेरिलियम है, एक तो बेरिलियम है, डबल नहीं है, और एक है आर्गन। वो डबल छोड़ो, वो डबल से ज्यादा है। तो आप 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक मास क्यों याद करते हो? आप सिर्फ ये याद कर लो कि 1 से लेकर 20 तक जितने भी इवन हैं सब डबल हैं, 2 को छोड़ के बेरिलियम और बस बात खत्म। क्यों याद करते हो सबके मास? और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कौन कौन से एक्सेप्शन है बच्चों। एक बेरिलियम की और एक आर्गन। आप बताओ कोई भी एक इवन देखो, 2 है तो 4 है, 6 है तो 8 है तो 10 है तो 12 है तो 14, 28, 60 है तो ये छोड़ दो, एक एक्सेप्शन बताई दी मैंने आपको, 20 है तो क्यों याद करते हो आप? सिर्फ एक्सेप्शन याद कर लो, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। अब ओड वालों में जो एक्सेप्शंस हैं, ओड वालों में जो एक्सेप्शंस हैं, एक है हाइड्रोजन, नंबर भी एक मास भी है, और दूसरी एक्सेप्शन आपने नोट कर ली होगी नाइट्रोजन, वो एग्जैक्ट डबल है। और अगर मैं क्लोरीन को कहूँ एक्सेप्शन कहूँ, उसमें एवरेज मास होता है 35.5, ये एवरेज मास होता है, ये एक का मास नहीं। एवरेज का मतलब क्या है? थर्ड लेक्चर में बता दूंगा, तब तक वेट करने पड़ेगा। अब एक बात बताओ, सबका मास क्यों याद कर दो? आपने एक्सेप्शन याद कर ली, हाइड्रोजन सोडियम, सॉरी हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब आपको फॉस्फोरस आया, फॉस्फोरस इज 15 का डबल 31 लेना आपने। लिथियम 3 ओड है ना, तो 6 नहीं 7 लेना आपने। पोटेशियम 19 है ना, तो 38 नहीं याद हो गया। सोडियम 11 है तो 22 नहीं याद हो गया। बोरोन 5 है तो 10 नहीं याद हो गया। 5 मिनट में याद हो गए ना सारे आप। एक बार घर जाकर रिवाइज कर लेना, पक्के याद हो जाएंगे, लंबे समय तक याद हो जाएंगे। क्लियर है? मैं उम्मीद कर लूँ आपको एटॉमिक मास याद हो गए। इवन वालों के भी हो तो याद क्या करना है, इवन वालों में मास डबल है, 2 को छोड़ के। बेरिलियम 4 का 8 नहीं 9 है। आर्गन 18 से 36 नहीं, सीधा 40 है। और ओड वालों में सारे डबल से एक ज़्यादा है, इसको छोड़ के H मास भी 1, नंबर भी 1, और नाइट्रोजन एग्जैक्ट डबल होता है 7 है तो 14, और क्लोरीन एवरेज लेना 35%। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा अब दिखाई देगा। हाँ, एक बात मैं और बोलूँ, आप अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी याद कर लें, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं। अगर याद कर लें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 10⁻³ -31 kg। ये याद कर लें तो इससे बढ़िया कोई चीज नहीं। मास ऑफ प्रोटॉन याद कर लिया तो और बढ़िया हो जाएगा, 1.6702 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन याद कर लोगे तो क्या बात हो जाएगी। आपने बात नोट करी बच्चों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एक बात नोट करी या मैं कराऊं? पहले देख लो जरा। ऑलमोस्ट सेम है, पर न्यूट्रॉन का मास हल्का सा ज्यादा है, हल्का सा ज्यादा है। तो अगर मैं एक्यूरेसी में जाऊं तो न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन, सबसे कम मास किसका है अगर मैं एक्यूरेसी में जाऊं। पर कई किताबें ऐसे लिख देती हैं, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास कंपेरेबल मास ऑफ, कई किताबें ऐसे भी लिख देती। अच्छा, आपने चीज नोट नहीं करी, -27 -31 लगभग 1000 का अंतर है, और कैलकुलेशन में एग्जैक्ट जाऊं तो 1827 का अंतर है, 1827 का अंतर है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में प्रोटॉन कितने गुना ज़्यादा भारी है? लगभग 2000 मान लो, लगभग
2000 टाइम्स हैवियर है कौन? प्रोटॉन। किसके मुकाबले? तो इसीलिए अब बात समझ में आएगी आपको। इसीलिए अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और एटम में इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का मास -31, इसका मास -27, तो इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले नेग्लिजिबल हो गया। तो अगर इसका मास नेग्लिजिबल हो गया तो सारा का सारा मास क्या मान लिया जाएगा? जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके मास को ही एटम का मास मान लिया जाएगा, नहीं मान लिया जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ऑलमोस्ट क्या है? नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू। इसीलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के एटॉमिक मास कहते हैं। लॉजिक समझ में आया? इसलिए न्यूक्लियस के अंदर जो भी है वही एटम का मास है, क्योंकि उसके बाहर जो घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2000 टाइम्स हल्के हैं, अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स लाइटर है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल माना गया है एटम के अंदर। लॉजिक क्लियर हो गया? लॉजिक क्लियर हो गया? ये याद करना है, करो, नहीं करना ना करो। हाँ, जे नीट की तैयारी कर रहे हो तो अभी घर जाके रट लेना, अभी घर जाके रट, अगर जे नीट की तैयारी। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एटम मिलके क्या बनाते हैं? एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो आपके सामने जो मैं बना रहा हूं ये सारे क्या हैं? ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, 10th क्लास में फॉर्मूले बनाने सिखाए होंगे मैंने आपको, नहीं? यूरिया NH2 CO NH2, यूरिया 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो यूरिन बाहर निकलता है हमारी बॉडी से, यूरिया के थ्रू निकलता है। ग्लूकोज C6H12O6 पढ़ा होगा आपने। सुक्रोज C12H22O11 पढ़ा होगा आपने, पढ़े नहीं? C2 और C2H4OH इसको कहते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। इसका नाम क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल, ये इसका नाम है। फॉर्मूला छोड़ दो, आपको दिए जाएंगे 11th क्लास के बच्चों। आप पहले दिन आप घबरा मत जाना, ये दिए जाएगा, अब घबरा मत जाना। तो 11th क्लास के बच्चों से उम्मीद करते हैं आपको पता है वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, यूरिया है, ये ग्लूकोज आपने बायो में तो पढ़ा ही होगा न्यूट्रिशन चैप्टर में। ये सुक्रोज है, ये भी न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, क्योंकि प्लांट किसी को तो स्टोर करते हैं। ये इथिलीन ग्लाइकोल है, आप देख लो, इथिलीन ग्लाइकोल C2H4OH है। आपको याद नहीं करना, आपको आगे चल के खुद ही निकालना आ जाएगा कैसे निकालते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, टेंशन मत लेना। क्या पढ़ा था 10th क्लास में? सोडियम कार्बोनेट पढ़ा था, इसकी प्रिपरेशन भी थी। एक सोडियम कार्बोनेट पढ़ा होगा, एक आपने सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पढ़ा होगा। वॉशिंग सोडा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी थी इसकी? एक आपने ये पढ़ा होगा कैल्शियम सल्फेट .2H2O। एक आपने ये पढ़ा होगा कैल्शियम सल्फेट .12H2। पढ़ोगे आप? तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ ये तो पता होगा सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड पता होगा नाइट्रिक एसिड है। अब हमने इन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, इस चैप्टर में काम आएगा। इस चैप्टर में छोड़ो, पूरी केमिस्ट्री में काम आएगा। पर मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से, एटम का मास जोड़ूंगा तब जाके क्या आएगा? मॉलिक्यूल का मास। उसको हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास। तो आओ, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता है H का मास कितना होता है? 1 into 2 2। O का नंबर 8 पर मास कितना? 16। तो कितना आ गया? 18 ग्राम। तो बहुत से बच्चों ने इसका मॉलिक्यूलर मास बोला 18 ग्राम। एक बात पूरे 2 साल याद रखना, मॉलिक्यूलर मास कभी ग्राम मत बोलना। मॉलिक्यूलर मास कभी ग्राम मत बोलना। मॉलिक्यूलर मास की यूनिट जो होती है वो ग्राम नहीं होती है, ग्राम पर
मोल। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। तो फिर वही बात आ गई ना, एनसीईआरटी ने तो सीधा ही शुरू कर दिया, वो मान के चल रहा है मोल कंसेप्ट, पढ़ के आए हो तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा ना ये। तो आपने वाटर को 18 ग्राम नहीं बोलना मेरे बच्चों, पूरे 2 साल 18 ग्राम पर मोल। ये एक अंतर है एक नॉर्मल बच्चे में और एक अच्छे बच्चे में। एक आम बच्चा वाटर को बोलता है 18 ग्राम, ढंग का बच्चा बोलेगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये डिफरेंस है, आपने इस डिफरेंस को पूरा करना। CO2 कार्बन इज 12, O 16 का ना, 16 into 2 कितना आ जाएगा ग्राम पर मोल। अगर 10 बार लिखने हैं तो 10 बार ग्राम पर मोल दो, आपकी रिवीजन है, आपके कंसेप्ट है। सोडियम अभी बताया 23, क्योंकि सोडियम का नंबर क्या होता है 11, ये तो ओड है, ओड है तो मास डबल से एक ज्यादा आएगा। O16 H1 40 ग्राम पर, समझ आ गया मेरे बच्चों, क्लियर हो गया। कैल्शियम, कैल्शियम का नंबर 20 होता है, मास भी 20 होता है। कार्बन, ऑक्सीजन 16 into 3 कितना आ गया, क्लियर है, 100 ग्राम पर। N 2 है तो सीधा लिख दूं 14 14 28, सीधा लिख दूं। H 4 है, सीधा लिख दूं 4। C 1 है 12, O 1 है 16, तो टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर ग्लूकोज। 10th क्लास में बहुत पढ़ा, ठीक से नहीं आएगा, चेक कर लो। 28 + 4 + 12 + 16, ये तो 20 हो गया और ये 40 हो गया, मिला के 60 आ गया, ठीक है ना बच्चे। 6 into 12, 12 into 1, 6 into 16, ये मिला के आ गया 180 ग्राम पर। ये क्या सुक्रोज, क्या ये, इसको केन शुगर भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, केन शुगर, माल्टोस, लैक्टोज जो दूध में होती है, इन तीनों का फॉर्मूला एक ही है, इन तीनों का एक ही फॉर्मूला। C12H22, 12 into 12 144, 22 into 11 into 16 176, कितना आ जाएगा 342 ग्राम पर। पर एक बात बताऊं, नॉर्मली ग्लूकोज और सुक्रोज हम बच्चों को रटवा देते हैं कि ग्लूकोज हो गया 180, सुक्रोज हो गया 340, पर आपको सुक्रोज में दिक्कत है ना, अगर भूल जाओ तो मैं आपको बताता हूँ। 2 ग्लूकोज जुड़ते हैं ना, 2 ग्लूकोज जुड़ते हैं तो सुक्रोज बनता है, 2 ग्लूकोज जुड़ते हैं तो क्या बनता है, फिर आप कहेंगे सर 180 180 तो 360 होता है, आप कहेंगे सर 180 180 360 होता है, तो ये तो 342 आ रहा है। एक्चुअली 2 ग्लूकोज जुड़ने से एक वाटर बाहर निकलता है, तो ग्लूकोज 180 180 जुड़ता है तो बाहर क्या निकल जाता है, एक वाटर का मास कितना होता है 18, तो 180 180 360, 360 में से माइनस करो क्या, तो कितना आ गया 34, समझा क्या। एथिलीन ग्लाइकोल, अब मैं लिखूंगा नहीं, सीधा ओरली बोलूंगा, 2 into 12 4 into 1। अब इसको देखो कैसे करेंगे, OH को 17 बोल सकता हूं मैं, 17 कैसे, O16 है, H1 है, 17 into 2, टोटल आ गया 62, टोटल आ गया 62, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट 10 में बोला था, 2 into 23 12 16 into 3, टोटल कम टू बी 106, करना बात है। अब इसको देखो कैसे निकालना है, जरूरत पड़ेगी इसको निकालने। अब बताओ, इसको तो मैंने अभी बता ही दिया,
अभी तो बताया ऊपर लिखो 106। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, आप सब वाटर को तो रट ही चुके हो। वाटर 18 होता है, वाटर 18 विराट कोहली की जर्सी नंबर बन आ गया, तो 18 है ना वाटर। तो 18 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 10 से। तो सीधा लिख दो ना, समझ आई ये बात? क्लियर हो गया? अभी एक और चीज दिखा दूं, जैसे कैल्शियम सल्फेट को आप करोगे, कैल्शियम का कितना होता है 14, सल्फर का कितना होता है 16 इंटू 4 प्लस 2 वाटर। 2 वाटर को कैसे करेंगे 2 इंटू 18 सीधा 36। समझ आ गया कैसे डील करना है वाटर और क्रिस्टलाइजेशन को? कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर 40 32 64। अब हाफ वाटर को कैसे डील करेगा बच्चा? अभी आपने पढ़ा वाटर का कितना है 18, तो हाफ वाटर का कितना दे देंगे 9। जो भी आएगा ग्राम पर मोल उसका आंसर होता है। ये मॉलिक्यूलर मास कैसे डील करना बच्चे? सल्फ्यूरिक एसिड 2 इंटू 1, सल्फर 32, 16 इंटू 4 98 ग्राम पर। क्लियर है बात? नाइट्रिक एसिड 1 14, 16 इंटू 3 48। समझ में आएगा बच्चे बात? मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना कर लोगे? अब जैसे ये है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 वाट। जैसे ये ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? पहले K तो करेंगे, K कितना होता है 39 इंटू 2। सल्फर कितना होता है 32, 16 इंटू 4। अब ध्यान से समझो बच्चे कैसे करना होता है। एल्यूमिनियम का नंबर क्या था 13 है, तो मास क्या होगा 27 इंटू। अब ध्यान देना मेरे बच्चों, अब यहाँ पे सल्फेट का जो भी मास आए उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 3 से करेंगे। तो इसको ऐसे करेंगे 3 होल ब्रैकेट सल्फर 32 16 इंटू 4। तो जो भी आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। समझ आ रहा है? अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 24 को कैसे करेंगे 24 इंटू 18। अब जो भी मास आएगा वो इसका आ जाएगा। पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये मॉलिक्यूल होता भी है, ऐसे लिख दिया आपने। तो क्या इसको कहते हैं पोटाश एलम। पोटाश एलम, और पोटाश एलम को हिंदी में कहते हैं फिटकरी। आपके घर में पड़ी होगी, चेक कर लेना। फिटकरी, तो फिटकरी होती है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और 24 वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ आ रही है? 10th में पढ़ी थी ना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी है? वाशिंग सोडा की कितनी थी 2, जिप्सम की कितनी थी? सॉरी वाशिंग सोडा की 10, जिप्सम की 2, पीओपी की हाफ। ये सब पता था ना? क्लियर है? मॉलिक्यूलर मास निकालने के बच्चे जल्दी बोलो। आपको कुछ मॉलिक्यूल दो, आप करके दिखाएंगे उनका। शुरू करेंगे, आ जाओ। देखिए एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपको एटॉमिक मास की, फिर आप गलती नहीं करेंगे। क्या कहते हैं बेंजीन।
ये आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में। इथेनॉलाइड एसिडिक एसिड है, ये 10th क्लास में सारे पढ़े हैं आपने। हेक्टेन है, ये भी 10th में पढ़ा होगा। ऑक्टेन है, ये भी 10th में पढ़ा होगा। करिए। अब जो बच्चा वीडियो से कर रहा है इनके आंसर यहाँ पे सेंड कर सकता है। बच्चा इस नंबर पे अपने आंसर सेंड कर सकता है जो वीडियो को शुरू कर रहा है। स्टार्ट करिए।